हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के हैं। जैसे हमारे शिवई निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक देवड़ा सर, जिन्होंने मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए अपने पूरे परिवार में इनके मार्गदर्शन से, इनका लगभग सर पूरे परिवार में कर्मचारी है। एक परिवार से 10 लोग शासकीय सेवा में कार्यरत है। ये कहीं न कहीं ये सर की उपलब्धि है। तो सर आपका भी मार्गदर्शन, आपके जो विचार हैं और आपकी जो ये सोच है, इसका सिविल समाज को भी भरपूर लाभ मिले। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए। सच्चे लोग कभी प्रशंसा के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ सर का स्वागत वंदन। आइए। सर्वप्रथम आदि शक्ति माँ आई जी को नमन करते हुए हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष है श्री भगवान जी कचेटा और हमारे जो महासचिव है कांतिलाल भाई गहलोत और पूरे संगठन के पदाधिकारी और शिक्षा प्रकोष्ठ का काम देखने वाले श्री नरेंद्र सर को, पूर्व पदाधिकारी भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, महिला मोर्चा भी है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। सभी को प्रणाम करते हुए और सभी की आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसको नमन करते हुए मैं मुख्य विषय को मेरे स्तर से विश्लेषित करने का प्रयास करता हूँ। एक बड़ा चर्चित श्लोक है जिसका पहला पद है कि माता शत्रु है और पिता बैरी है। बड़ा विरोधाभास लगता है अगर एक पद को ही देखें। माता शत्रु और पिता बैरी। कौन से माता पिता अपने संतान के शत्रु हैं? माता शत्रु पिता बैरी येन बाधो न पाठित। जो माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध नहीं करते वो अपनी संतान के लिए शत्रु के समान है। जो अपनी संतान की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध नहीं करते हैं वे न शोभते सभा मध्य। वे सज्जनों की सभा में वैसे ही शोभा नहीं पाते जैसे हंस मध्य बको यथा। हंसों की सभा में जैसे मेरे जैसा बगुला भगत शोभा नहीं पाता है, वैसे ही वो माता पिता जो अपने संतान की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध नहीं करते हैं सभ्य जनों की सभा में शोभायमान नहीं होते हैं। कुछ सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हैं और कुछ लोग सिर्फ पालक भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो शिक्षक भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और पालक भी हैं। इन सब के बीच में इस प्रश्न का उत्तर खोजना कि ऐसे कठोरतम शब्दों का प्रयोग माता पिता को शत्रु बताया गया है जो शिक्षा से विमुख होते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना 1964 में और उसकी रिपोर्ट आई थी 1966 में। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसका एक मेन सेंटेंस जो बना था, मुख्य वाक्य जो बना था वो था कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम थ्रू एजुकेशन। भारत के भाग्य का निर्माण उसके विद्यालय की कक्षाओं में हो रहा है शिक्षा के माध्यम से। न सिर्फ भारत के भाग्य का निर्माण बल्कि उस समाज का निर्माण, उस बालक का निर्माण, उस बालक के भविष्य का निर्माण, सभी का भविष्य का निर्माण जो है वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत बड़े विचारक थे ब्रिटेन के। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे पौधों का विकास, हम सब कृषि से जुड़े हुए हैं, पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है, वैसे ही व्यक्ति का विकास सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के द्वारा होता है। यदि शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता और इस शिक्षा की प्रक्रिया को चलाने वाले जो हैं वो शिक्षक हैं। इसीलिए आज शिक्षकों को बालकों के भविष्य का निर्माता, दूसरे रूप में कहें तो पालकों के भविष्य का निर्माता
परिवार के भविष्य का निर्माता और अंततः समाज और राष्ट्र के भविष्य का निर्माता मान करके इस कार्यशाला में हम सब उपस्थित हैं। ईश्वर के द्वारा जिन पर विश्वास किया जाता है उन्हें माता पिता बनने का गौरव प्राप्त होता है। ईश्वर जिनके ऊपर विश्वास करता है उन्हें माता पिता बनाता है, और जिनके ऊपर बहुत अधिक विश्वास करता है उन्हें शिक्षक बनाता है। क्योंकि माता पिता जो है वो सिर्फ जन्म देते हैं और शिक्षक जो है जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से जन्म मिलता है और जन्म ही जीवन नहीं है। जन्म के बाद जीवन का निर्माण करने के लिए शिक्षक उत्तरदायी होता है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे सामाजिक संगठन को कि उन्होंने शिक्षा के प्रकल्प को इतना महत्वपूर्ण माना और उसमें शिक्षक की भूमिका को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए, उनका एम्पावरमेंट करने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए ऐसे आयोजन किए हैं। अधिकांश लोग ये कहते हैं कि भाग्य के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, भविष्य में क्या होना है ये तय नहीं है। भाग्य तो अपने आप तय होता है पहले से, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो परम पूज्य दीवान साहब हैं, अभी वर्तमान में आदरणीय परम पूज्य हमारे माधव सिंह जी दीवान साहब है, उनका एक वीडियो और ऑडियो मैंने सुना है। उसमें उन्होंने कहा कि इसको नए सिरे से देखने की आवश्यकता है कि भाग्य का निर्माण पहले से और हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि आप सोचिए, व्यक्ति जैसे विचार करता है, व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसे ही उसके कार्य होते हैं, वैसे ही उसके कर्म होते हैं। और जैसे मेरे कार्य होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होने से वही कार्य मेरी आदत बन जाते हैं। और जब आदत लंबे समय तक बनी रहती है, आदतें लंबे समय तक जब चलती है तो वो संस्कारों में परिवर्तित हो जाती है। और जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसी उसकी नीति होती है, वैसा उसका भाग्य होता है। तो भाग्य और भविष्य की पतंग बहुत ऊंची उड़ती दिखाई देती है, लेकिन उस पतंग की डोर जो है वो कहीं न कहीं उसके नीचे संस्कार, संस्कार के नीचे आदत, आदत के नीचे हमारे कार्य, उसके नीचे हमारी सोच के रूप में हमारे ही हाथ में होती है। और शिक्षक जो है उसी विचार का प्रणेता है, उसी सद्विचार को देने वाला है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षक जो है सही अर्थों में भाग्य विधाता है। और शिक्षक के द्वारा ही इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रशासक हो, सभी का निर्माण शिक्षक के माध्यम से ही होता है। शिक्षक की बहुत बड़ी शक्ति है। आज हमारे एक और जो वक्ता है, हमारे वरिष्ठ गुरुजी आदरणीय मनोहर लाल जी मुखाती सर, वो किसी कारण से नहीं आ पाए, इसलिए उनका भी जो थोड़ा विषय था वो यही था कि शिक्षक जो है बहुत शक्तिशाली होता है और न सिर्फ समाज में, परिवार में, समाज में और राष्ट्र को परिवर्तित करने की ताकत वो रखता है। एक राष्ट्रवादी शिक्षक हुए हमारे यहाँ पर, उसका उल्लेख करना प्रासंगिक है। तक्षशिला में आचार्य का काम करते थे और राष्ट्र के ऊपर जब यवनों के आक्रमण हो रहे थे और भारत की अस्मिता खंड खंड हो गई थी और हमारे शासक वर्ग जो है आपस में लड़ लड़ के लहूलुहान हो रहे थे और भारत माता की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, उस समय उस शिक्षक ने बेड़ा उठाया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत माता एक दिन विलोपित हो जाएगी और भारत माता क्षतिग्रस्त होकर के नष्ट विनष्ट हो जाएगी, हमारा राष्ट्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसी विचार को लेकर वो जो पाटलिपुत्र का साम्राज्य था उस समय मगध का, उसका शासक था घनानंद, नंद वंश का एक शासक था, वो वहां गए और उन्होंने कहा कि सबसे अधिक उत्तरदायित्व तुम्हारा है, तुम सबसे बड़े साम्राज्य के सम्राट हो, तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि पूरी भारत भूमि को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करो। लेकिन घनानंद दो शब्द में कहूंगा, मूर्ख था और विलासी था, वो राष्ट्रवाद की बात को नहीं समझ पाया। उसने कहा कि ये सम्मान का भूखा है और हमारी राज्यसभा में चला आया है। वहां पर चाणक्य भी आवेश में आ गए, उन्होंने आवेश में भर करके कहा कि मूर्ख घनानंद, तू मुझे जानता नहीं, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक कभी सम्मान का भूखा नहीं होता। पहली बात तुम समझ ले, शिक्षक कभी सम्मान का भूखा नहीं होता। और दूसरी बात, यदि मुझे सम्मान की इच्छा भी हुई तो मेरे अंदर वो सामर्थ्य भी है कि मेरा सम्मान करने वाले को इस राज सिंहासन पर आसीन कर सकता हूँ, ये दूसरी बात। और अभी तक तूने सिर्फ सृजन देखा है मेरा, अब तुझे प्रलय लाके दिखाऊंगा।
और शिक्षक की गोद में सृजन और प्रलय दोनों खेलते हैं और वहां से बाहर निकले और हमारे आदरणीय पांडे सर के समान कैरियर काउंसलर थे। वो बहुत अच्छे एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस के ज्ञाता थे। उन्होंने एक शिष्य को ढूंढा चंद्रगुप्त के रूप में, उसकी कैरियर काउंसलिंग इस प्रकार से की, उसकी अंतर्निहित योग्यताओं को पहचाना और अपनी शिक्षण की कला से उसको ऐसा निखारा कि उसको सम्राट बनने तक का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये शिक्षक की ताकत थी और ये कैरियर काउंसलिंग थी। ये उसकी अंतर्निहित क्षमताओं को अपने शिक्षण से संवारने की कला थी। कहा भी गया है कि जो लोहा होता है, लोहा एक ऐसा पदार्थ है, कबीरा लोहा एक है गढ़ने में है फेर, कबीरा लोहा एक है गढ़ने में है फेर, और ताही का बख्तर बना और ताही की शमशेर, उसी लोहे से कवच भी बनता है और उसी लोहे से तलवार भी बनती है। सिर्फ गढ़ने वाले का अंतर है, और वो जो लोहा है वो तो एक है, लेकिन गढ़ने वाला शिक्षक है। वही शिक्षक, जो भी शिक्षक रहे हो, एक बालक को पढ़ाते हैं तो वो ओबामा बन जाता है, और एक शिक्षक बालक को ऐसा पढ़ाते हैं कि वो ओसामा बन जाता है। ओसामा की क्या हालत होती है और ओबामा की क्या हालत होती है, उनके पीछे वो शिक्षकों का जो है वो प्रस्फुटन है, उनके विचारों का प्रस्फुटन है। तो हमें इस ताकत को पहचानना है। आज जो बालक का भविष्य निर्माण करने में शिक्षक कैसे सक्षम हो, मैंने कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें निकाली है। यहाँ पर शिक्षक भी हैं, पालक भी है, और मैंने कहा कि सामाजिक संगठन के पदाधिकारी भी हैं। तो कुछ कॉमन बातें हैं। सर ने बहुत अच्छी डिटेल बातें बताई, कुछ बातें मैंने नोट की, उसको मैं रिपीट करूंगा। एक कैरियर काउंसलिंग के बारे में हेम्ब्रिन और एरिक्सन का एक सिद्धांत चलता है, हम एमएड में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस क्या है, शैक्षिक निर्देशन क्या है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की कुछ योग्यताएं होती है, हर विद्यार्थी की अपनी अपनी योग्यता एबिलिटीज होती है, हर विद्यार्थी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसकी रुचि होती है, हर विद्यार्थी की अपनी अपनी पर्सनल बैकग्राउंड होता है, उसकी पृष्ठभूमि होती है और उसकी आवश्यकताएं भी होती है। किसी विद्यार्थी की आवश्यकता ये हो सकती है कि उसको 10वीं के बाद कोई जॉब करना है, और किसी की ये हो सकती है कि मैं तो IAS करने जा रहा हूँ। हर बालक का रिस्क एपिटाइट, खतरा उठाने का जो अपने अपने रिस्क लेने का जो स्तर है वो अलग अलग हो सकता है। इन सब को देखकर एक योग्य व्यवसाय का विषय का चयन करने में मदद कर देना ही कैरियर काउंसलिंग है। गाइडेंस और काउंसलिंग दो शब्द हैं, गाइडेंस और काउंसलिंग। गाइडेंस सामूहिक रूप से हो सकती है, पूरी कक्षा में हम सलाह दे सकते हैं, वो गाइडेंस है। लेकिन काउंसलिंग जब होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर काउंसलिंग इज वेरी वेरी पर्सनल। काउंसलिंग जब होगी, परामर्श जब होगा, तो वो बहुत बहुत व्यक्तिगत होगा। सलाह सबके लिए है कि नीट की तैयारी करो, कोचिंग में जाओ, ड्राफ्ट लो, और वो सबके लिए कॉमन है। लेकिन कौन सा बच्चा किस विषय के लिए, किस कैरियर के लिए अनुकूल है, क्या उसके लिए उपयुक्त होगा, ये उसके लिए पर्सनल हो सकता है। मेरी क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, मैं 40 को ये नहीं कह सकता कि आप डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि यही कैरियर काउंसलिंग है, पर्सनल, वेरी वेरी पर्सनल होती है, और यहीं से हमारा रोल शुरू होता है। जो बहुत हायर क्लास सोसाइटी है वो कैरियर काउंसलर के पास जाकर प्रोफेशनली उनकी सेवाएं लेते हैं और एक एक बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करा के उनका पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखा के लाते हैं। लेकिन हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो यहाँ पर हर बालक का कैरियर काउंसलिंग हो सके, प्रोफेशनली वो जाकर के कैरियर काउंसलिंग करवा ले बच्चों की, ये शायद संभव नहीं है। इसीलिए आज भगवान भाई ने और हमारे नरेंद्र सिंघवी सर ने ये प्रयास किया कि सर के माध्यम से हमारे शिक्षक ही कुछ ऐसे हो जाए कि जो पर्सनल काउंसलिंग होना है उसमें कुछ समर्थ हो जाए, कुछ बातें हम अपनी तरफ से विद्यार्थी की मदद करने के लिए बढ़ा सके। एक किशोरावस्था का जो प्रभाव है वो होता है कि स्टेनले हॉल है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने शिक्षा में लिखा है कि जो किशोरावस्था है वो तूफान की, तनाव की और संघर्ष की और विरोध की अवस्था है। इसमें बालक तत्काल तैयार है, अनेक प्रकार के तनाव वो झेल रहा होता है, बायोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल, सभी प्रकार के उसको टेंशन होते हैं, और वो
विरोध करने में भी उतर आता है और किसी की बात को बहुत जल्दी मान भी लेता है और किसी पे गुस्सा भी हो जाता है और कभी वो छोटा मानता है अपने आप को और कभी बड़ा मानता है। तो इस संघर्ष और तनाव की अवस्था में जब उसको कैरियर चयन करना है, कैरियर के चयन की पहली बात है कि उसको विषय चयन करना है, विषय चयन और उसके बाद वोकेशनल जो उसका चयन है वो करना है। तो ये बड़ा समस्या का काल है और उसमें कैरियर चयन करना बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहीं मनोविज्ञान में पढ़ा है कि यदि किसी समस्या को जल्दी से हल न किया जाए, समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जाए, तो वो फिर है संकट में बदल जाती है। प्रॉब्लम जब और प्रगाढ़ हो जाती है तो वो संकट में बदल जाती है। और हम जानते हैं संकट से हनुमान छुड़ावे पर किनको, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से, वचन से और कर्म में जो ध्यान करता है उनका, कर्म में भी, वचन में भी और मन से उनको मानता है। और जो कहे कृपा करो गुरुदेव की नाई, भगवान को गुरु मान लो, यानी गुरु की भूमिका वहां पर महत्वपूर्ण है, समर्पण की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा ली जाती है, शिक्षा जबरन किसी को दी नहीं जा सकती। ऐसे हनुमान की नगरी में है, हमारे अशोक भाई ने अभी उल्लेख कर दिया, इसलिए मुझे बात याद आ गई कि हनुमान जी ने भी बड़ी कैरियर काउंसलिंग की थी 2 लोगों की। एक, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जग जाना। बड़ा संकटग्रस्त था, भाई लात मार रहा था, सब उसके शत्रु हो गए थे और ऐसे समय में उसका कैरियर ध्वस्त होने की ओर था, खत्म हो गया था। ऐसे समय में हनुमान जी जाते हैं और काउंसलर के रूप में उसको लंकेश्वर भय सब जग जाना पहला, और दूसरा एक और की काउंसलिंग की थी, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम से भी मिलाया और राजपद भी दिलाया। एक बार तो कह रहे थे कि हनुमान जी के पीछे सब लग जाएंगे तो क्या होगा, मैंने कहा हनुमान जी के पीछे सब लग जाएंगे तो सबका कल्याण ही हो जाएगा। बोले सब फिर ऐसे ही हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हनुमान जी ऐसे नहीं करते कि मेरे जैसे सब हो जाओ, वो राम से भी मिलाते हैं और राजपद भी दिलाते हैं, वो हनुमान है। सिर्फ ज्ञान तो रावण के पास और ज्यादा था, लेकिन उसकी आगे की कैरियर काउंसलिंग रुक गई थी, किधर जाना है वो नहीं कर पाया था। और राम जी की जो कैरियर काउंसलिंग बराबर वशिष्ठ जी करते रहते थे। विश्वामित्र जी आए, बोले चले जाओ साथ में और यज्ञ की रक्षा करो। और रावण के पास बहुत ज्ञान था, उसने कहा कि जैसे ही राजा बना लंका का, उसने कहा कि यज्ञ हवन संस्कार ये सब बंद करो। अब ज्ञान तो बहुत था, विद्वान था वो, लेकिन विद्यावान नहीं था। देखिए महात्मा गांधी जी एक कथन है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना, चरित्र का निर्माण करना। चरित्र निर्माण करना शिक्षा की अंतिम निष्ठा है। लेकिन एक बात और कही कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध पीने के रूप में भी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाए और वो कहे कि मैं बेरोजगार हूँ, तो उसके शिक्षित होने का कोई तात्पर्य नहीं। पहले उसका रोजगार भी हो और फिर आत्म साक्षात्कार करे और चरित्र निर्माण तो होना ही चाहिए। ये 3 बातें कही थी। तो जब एक बालक, एक विद्यार्थी अपने कैरियर के बारे में सोचता है तो क्रिस मैग्नस कहते हैं कि वो 5 स्टेप से गुजरता है, 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला है इनिशिएशन, उसके बारे में सोचना प्रारंभ करता है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, ऐसा सोचता है। दूसरा है एक्सप्लोरेशन, उसने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या लैब पैथोलॉजी में काम करना है, तो फिर वो एक्सप्लोर करता है सभी विकल्पों को कि इसके लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। एक्सप्लोरेशन, इनिशिएशन विचार प्रारंभ करना, एक्सप्लोर करना कि इसके लिए कहाँ कहाँ साधन है, और जब बहुत सारे उसको मार्ग और साधन दिखाई देते हैं तो तीसरा होता है डिसीजन मेकिंग। वो निर्णय करता है कि इसमें से मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, तो वो फिर उसके लिए प्लानिंग करता है, प्रिपरेशन करता है, योजना बनाता है कि यहाँ कोचिंग करना पड़ेगी, यहाँ रूम लेके जाना रहना पड़ेगा, ये किताबें पढ़ना पड़ेगी, ये कोर्स लेना पड़ेगा और ये विषय लेकर के तैयारी करना पड़ेगी। और इस पूरे प्लान का 5वीं अवस्था है इम्प्लीमेंटेशन करता है, क्रियान्वयन करता है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, यहाँ पर सब जगह उसे परामर्श की आवश्यकता पड़ती है और हम मिडिल क्लास में हैं तो वहाँ पर ये सब कर सके बालक, ये संभव नहीं, और पर्सनल काउंसलिंग ले सके ये भी संभव नहीं। इसलिए जो शिक्षक है उनसे मेरा अनुरोध है, मैं टाइप में था, 5 सिमल, दिवाली, पार्टी सब दूर में जाता था। मिडिल स्कूल में हम विशेष करके जाते थे
तो मैं शिक्षकों के साथ कुछ बातें हमेशा पूछता था, तो बहुत सरल बातें, बहुत सरल। ये काउंसलिंग की शुरुआत से है कि बच्चों से ये पूछता है शिक्षक कि तुम क्या बनोगे। अगर बच्चा खड़े होकर के बोलता है, अगर बच्चा खड़े हो, मैं सर को बताना चाहता हूँ, सर ने यही टेक्निक से बड़वानी में एक बालिका को बुलाया था और वो बालिका ने कहा था मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और आज वो बालिका डॉक्टर है 5 साल बाद। मंच पर बुला करके सर ने कहा था मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मंच पे आके कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और यही क्यों बनना चाहते हो, ये कैसे बनते हैं, ये बातें छोटी छोटी इनिशिएशन और इसके बाद एक्सप्लोरेशन और डिसीजन मेकिंग तक आते आते वो बच्चा स्वयं सोचेगा और इसमें शिक्षक उनकी मदद करे। जब वो सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे। पांडे सर ने एक और बात कही कि उस समय विद्यार्थी थे, लगभग 600 विद्यार्थी बड़वानी में। 15 जनवरी 2017, 5 साल से अधिक हो गए, गोविंद भायल सर थे, मुखर्जी जी थे, सब लोग हम थे। तो वहाँ पर एक बात सर ने सबसे पहले कही थी कि एक बालक को बुलाकर कहा कि आज आप सोचो कि आगे आने वाले 10 साल बाद या 15 साल बाद आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो। आप कहीं पर जाओ तो आपका सम्मान हो, आप अपने जॉब में सेटिस्फाइड हो, आपका अच्छा करियर बन जाए, किस रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हो। तो वो बालक हमारा 6ठी 7वीं 8वीं से ये सोचने लगे कि मैं 10 साल बाद क्या बनना चाहता हूँ, 10 साल बाद क्या हो जाना चाहता हूँ। तब उसके लिए ये सारी चीज़ें काम की है। ये पांडे सर की बात थी जो बच्चों के बीच कही थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। कल वीडियो में से मैंने नोट करी, मेरे पास कुछ नहीं। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि वर्तमान समय जो है, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से ही मिलती है। कहीं पर भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार होना बच्चों की बहुत पहली आवश्यकता है। सिर्फ मार्कशीट इकट्ठी हो जाए, अभी CR चौधरी सर आए थे, उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ मार्कशीट का ढेर इकट्ठा कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कोई जॉब नहीं मिलेगा। जो विषय हमने लिया है उसका वास्तविक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए और उस ज्ञान को हम ऑब्जेक्टिवली पूछे या सब्जेक्टिवली पूछे। वही सर ने जो अभी 4 बातें बताई कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसका लॉजिक होना चाहिए और टाइम लिमिट में उसको रिकॉल कर सके और राइट आंसर तक पहुंच सके। ये होना चाहिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। मैं तो कहता हूँ कि 8वीं से 9वीं से 10वीं से अगर विज्ञान पढ़ता है बालक, अगर उसमें भौतिक शास्त्र भी है, उसमें रसायन शास्त्र भी, उसमें जीव विज्ञान का भी अंश है 9वीं और 10वीं और 11वीं 12वीं तो है ही है। अगर उस विषय के साथ साथ उस विषय से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न भी हम कराते जाएं तो ये चारों प्रक्रियाएं साथ साथ में पूरी होगी। स्कूली शिक्षा के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, वो रिकॉल करना सीखेगा, उसका लॉजिक बढ़ेगा और टाइम मैनेजमेंट सीखेगा। यदि 11वीं 12वीं के साथ हम उसको, जो पांडे सर ने बताया, वो हम उसको कर सकते हैं। जब M.Ed करना, D.Ed करना है और उस विषय का ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिल रहा है, इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल रहा है, तो बोले वहाँ तो रोज जाना पड़ता है। कोई ऐसी जगह बताओ कि वहाँ जाना नहीं पड़े और घर से ही अपन परीक्षा देते हैं। अब ये अच्छा हुआ कि जो मैंने बताया था वो अच्छा हुआ। मैं उदाहरण व्यक्तिगत नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। सर ने अभी बहुत सारी परीक्षाएं हमको नोट कराई, 10वीं के बाद की, 12वीं के बाद की। तो ऐसी एक परीक्षा होती है नेट की परीक्षा, PG करने के बाद नेट की परीक्षा होती है और जो उसमें भी टॉपर सिचुएशन पर होते हैं उनको JRF अवार्ड हो जाती है। मेरे यहाँ पर बालक, मेरी आर्थिक स्थिति ये नहीं थी कि पूरे परिवार को मैं पढ़ा सकूं। मेरे लड़के ने नेट की परीक्षा दी और उसको पहले अटेम्प्ट में JRF अवार्ड हुई और वो इसलिए हो गई कि वो स्कूल ऑफ जो एजुकेशन है गौर कुमार रोड पर, वहाँ पर संसनवाल सर के पास में और पाल सर के पास में वो पढ़ता था और वो इतनी मेहनत करी B.Ed में और M.Ed में कि लोग बोले इतने में तो MBBS हो जाता। मैंने कहा MBBS में नहीं हुआ तो क्या करें, मैंने कहा दूसरे को करा देंगे, MBBS अपने आप बहुत लाड बड़ा है, उसको करवा देंगे। जब नेट की परीक्षा दी उसको JRF अवार्ड हुई सर और 18,000 रुपये महीना मिला JRF के रूप में। फिर SRF में कन्वर्ट हुई, 24,000 रुपये महीना 2 साल तक लिया, 6 साल तक। और मेरे जितने बच्चे थे उन सब बच्चों को उस JRF, उस स्कॉलरशिप से पढ़ करके आगे बढ़ने का मौका मिला। मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा था भी नहीं, मैं लगा भी नहीं सकता था। तो जो ऐसी परीक्षाएं हैं उनको जरूर देना चाहिए। अब कोई कहता है कि MA हिंदी में कर लो,
MA पॉलिटिकल सब जगह नेट है, सब जगह JRF है, होना चाहिए क्वालिटी। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी, तो बच्चों की टेंडेंसी ये होती है कि इसके प्रश्न के उत्तर बता दो जल्दी से। 11वीं 12वीं तक ऐसे बच्चे करते हैं, उन प्रश्न के उत्तर को वो याद कर लेते हैं और बोर्ड की परीक्षा में वैसा का वैसा छाप दिया, 100% 90% नंबर उनको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर साइंस का है, गणित का है और उधर जाता है तो वो नीट में और JEE में कुछ नहीं कर पाता है। कारण क्या है कि उसने स्वयं उत्तर खोजने की चीज को भूल गया। PSC के लिए कोचिंग करने जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक प्रैक्टिस कराई जाती है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और PSC के परीक्षा में ये पैटर्न भी है, लगभग 2100 नंबर के अगर है तो उसमें से 200-250 नंबर ये कवर करता है कि एक पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़ना है, पढ़कर उत्तर लिखना है। अब 6ठी 7वीं 8वीं में बच्चों को सीधे उत्तर मिल गए तो उसने इस स्किल को अर्जित नहीं किया कि कैसे किसी टेक्स्ट को पढ़कर उसके उत्तर निकाले जाते हैं। ये करता तो उसको शायद वो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती कैरियर बनाते समय। ये मेरा शिक्षकों से अनुरोध है, कोचिंग जो करते हैं 10वीं के बाद करते हैं, कुछ 12वीं के बाद करते हैं, बच्चों में एक टेंडेंसी है कि वो उसको घुड़सवारी के समान मानते हैं कि कोचिंग अटेंड कर ली, अच्छे से अच्छी कोचिंग अटेंड कर ली, उसको मानते हैं कि ये घुड़सवारी है, इसके ऊपर बैठो और पार हो जाओगे। लेकिन मेरा ये मानना है कोचिंग बहुत सहायक है, कोचिंग आवश्यक भी है, उसकी आलोचना नहीं, लेकिन वो घुड़सवारी करने के समान नहीं है, वो साइकिल चलाने के समान है जिसमें आपको भी मेहनत करना है। सीधे घोड़े पर बैठने से काम नहीं चलेगा। कोचिंग साइकिल चलाने के समान है, जो उसको इस दृष्टि से लेता है वही बालक सफल होता है। तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी बात को मुझे सीखना है, किसी कॉन्सेप्ट को मुझे समझना है, किसी अवधारणा को मुझे समझना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं दूसरों को सिखाने लगता हूँ। जब मैंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, टीचर्स का जैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन देखा, सर ने बताया कि 50 से 60% उससे मैं सीख गया। जब मैंने उसके ऊपर कोई प्रैक्टिस की तो उसको 60, 70, 80 कर लिया, रिवीजन किया, रिपीटेशन किया, तो मेरा हो गया। और यदि उस अवधारणा को मैंने मेरे दूसरे साथी को सिखा दिया, किसी अन्य विद्यार्थी को सिखा दिया, तो समझो मेरा सीखना 100 नहीं 101% पक्का हो गया। तो ये अवसर भी हम दे सकते हैं विद्यार्थियों को, अभिव्यक्ति का मौका यदि मिलता है तो वो भी उनके लिए एक सहायक है। ये CR चौधरी सर की एक बात और बताता हूँ, तो राइट वर्क एट राइट टाइम, जब तक भविष्य नहीं बना है तब तक हमें वो काम करना है जो भविष्य बनाने के लिए आवश्यक है। भविष्य बनने के बाद जो करने के कार्य हैं वो तो बाद में ही करना चाहिए। ये बच्चों के लिए, बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, सबके लिए। सबके बड़े बड़े मकान बनते हैं, अच्छे अच्छे मकान सब बनाते हैं। आई माता की बड़ी कृपा है, इष्ट देवी की, सबके संसाधन बड़े हैं, खेती हो गई, व्यापार हो गया, थोड़ा पैसा भी अच्छा आ गया, तो हम सब उसको बड़े मकान बनाते हैं। और कोई मेहमान आता है तो किसी न बहाने से उसको दिखाते भी, आओ देख लो, पहली बार आया तो मकान दिखाते हैं। और हमारे दीवान साहब की प्रेरणा से हर घर में एक एक मंदिर भी बनने लग गया, छोटा सा मंदिर अपने इष्ट का बनाते हर घर में। लेकिन मेरा एक सोच है कि जिस घर में, जिस बड़े से बड़े सर्व सुविधा युक्त घर में बच्चों के अध्ययन के लिए यदि एक कक्ष अलग से नहीं बना है तो वो परिवार पिछड़ जाएगा। हम देखते हैं कि बच्चे जो है बड़े से बड़े मकान में, हाल में हम सब बैठे हुए हैं और बच्चा एक किताब लेके कोने में बैठा है, मौसा जी, काका जी और मेरे जैसे अनचाहे मेहमान भी आ गए, सबके बीच में वो हमारी बातें भी सुन रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। हम बताते हैं कि ये पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हर घर में जैसे मंदिर अनिवार्य है, छोटा सा आराधना स्थल अनिवार्य है, वैसे ही अध्ययन कक्ष का होना बहुत जरूरी है, भले ही छोटा सा कमरा हो। और एक लाइब्रेरी छोटी सी होना चाहिए जहाँ हम पढ़े और बालक भी पढ़े। ये मेरे दिमाग में एक बात थी, ये हम कर सकते हैं। दीवान साहब का ये कहना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, किसी को उपदेश देने जाने की जरूरत नहीं। अगर अच्छी बात लगी, लाभदायक लगी तो अपने घर से शुरू। आई माता ने जो पंथ हमें दिया है उसकी 2 विशेषताएं हैं। एक अखंड ज्योत को हम सब लोग मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, अखंड ज्योत के पूजक हम सब लोग हैं। अखंड ज्योत के 2 संदेश हैं, वो प्रकाश देती है, प्रकाशमान होती है, और प्रकाश जो प्रतीक है वो है सद्ज्ञान का प्रतीक है।
दूसरा, अखंड ज्योत हमेशा ऊपर की ओर उठती है, कभी ऐसे नीचे तिरछी नहीं जाती कि बगल वाले की उधर जाए, वो हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करती है। तो हम सद्ज्ञान से भरे रहें, हमारे पंथ का जो प्रतीक है, और हमेशा ऊपर उठने के लिए चलते रहें। और आई पंथ में आई माता जी ने किसी प्रकार के पूजा पाठ और ज़्यादा बहुत जटिलता को कम कर दिया है। उन्होंने सिर्फ 11 सूत्र दे दिए कि 11 सूत्र का जो अनुपालन करेगा, हमारा तो आई पंथ ही शिक्षा पंथ है। मैं कहता हूँ आई पंथ ही शिक्षा पंथ है, क्योंकि जो उनकी शिक्षा को मानेगा उसका कल्याण होगा, उसका भविष्य सुधरेगा। बोलो आई माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।